नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज शुरू कर रहे हैं मैराथन सीरीज का पार्ट 1। ये जीएस की मैराथन सीरीज होगी। इसमें बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। मैं 1.5 साल से, मेरा नाम पुलकित है, मैं 1.5 साल से नॉन-टेक की तैयारी कर रहा हूँ। अब मेरे रिजल्ट आ रहे हैं। ESIC UDC में मेरे 176 हैं 200 में से। NTPC CBT 1 में मेरे 90 थे 100 में से। CBT 2 में लेवल 3 में 96.33 हैं 120 में से। ये सब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि देखो मैं कितना बड़ा अचीवर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही 1.5-2 साल से पढ़ते पढ़ते रटते रटते हो गया है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्रेडिबिलिटी रहे। कोई बंदा पढ़ा रहा है तो कुछ उसने किया है कि नहीं। CHSL में मेरे 160 हैं 200 में से। अभी जो 2-3 पहले आया आंसर की, ठीक है। बाकी रिजल्ट आते रहेंगे इस साल, मैं डालता रहूँगा यूट्यूब चैनल पे। तो जितना मैंने सीखा है कि कुछ ट्रिक्स हैं, कोई मुश्किल चीज़ है उसको आसान कैसे करें, कुछ भी चीज़ है, जितना मैंने सीखा मैं सब कुछ कोशिश करूँगा इस चैनल में वीडियो के थ्रू दूँ। नहीं वीडियो बन पाई इस टॉपिक पे तो कमेंट में पूछ लेगा कोई, तो मैं उसको वहीं रिप्लाई पूरा कर दूँगा 1 to 1, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज कुछ जनरल क्वेश्चन जो बहुत एग्जामों में रिपीट होते हैं वो शुरू करेंगे। जैसे आर्टिकल 24 है, ठीक है, ये चाइल्ड लेबर के लिए है। अब इसको कैसे याद रखें, तो मैंने कैसे याद रखा था कि बच्चों से 24 घंटा काम करवाओगे, तो बच्चों से 24 घंटा काम करवाओगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे और 1 नंबर की कोर्ट में चले जाएंगे। तो 124 आर्टिकल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 24 चाइल्ड लेबर, 124 सुप्रीम कोर्ट। पॉलिटी की बहुत ट्रिक्स हैं मेरे पास, जैसे तो लेकिन मैं पॉलिटी की सीरीज लाऊंगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन बीच बीच में क्वेश्चन आते रहेंगे तो मैं बताता रहूंगा, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक आर्टिकल है 48, वो है AG और 148 है CAG, ठीक है। 48 AG, 1 आगे लगाओ, C आगे लगाओ। AG मतलब एग्रीकल्चर को प्रमोट करो और CAG मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जानवरों का जो भी पोषण, जैसे काउ स्लॉटर है, इसी में आएगा। क्वेश्चन आता है काउ स्लॉटर किस आर्टिकल में आएगा, तो 48 में। AG एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब एक पॉलिटी में आर्टिकल में एक चीज बहुत अच्छी होती है कि 116 आर्टिकल तक लगभग मैक्सिमम में अगर मैजिक नंबर 89 जोड़ दो तो वो स्टेट के हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, और 116 के बाद कुछ में 90 जोड़ दो तो वो स्टेट या स्टेट लेवल के हो जाते हैं। जैसे 72 आर्टिकल है प्रेसिडेंट का पार्डन पावर, मतलब किसी मुजरिम को छुड़ाना चाहे या सजा माफ करनी चाहे, वो सब 72 में आता है। आप 89 ऐड कर दो तो 161 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टेट में पार्डन पावर ऑफ गवर्नर, स्टेट में गवर्नर होता है, ठीक है। इसी तरह 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या अटॉर्नी जनरल इंडिया लेवल पे होता है। आप 89 ऐड कर दो तो 165 आएगा। ये है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो 89 ऐड होता है 116 तक, कई एक्सेप्शन। तो 89 ऐड करने पे स्टेट लेवल पे आ जाता है, ठीक है। फिर देखो 124, 16 के बाद में 90 ऐड करो, जैसे 124 है। ये सब में नहीं होता है, जिसमें होता है कम से कम वो तो याद रहते हैं। 124 है सुप्रीम कोर्ट, 16 के बाद वाले 90 ऐड करो तो 90 ऐड करो 214 हाई कोर्ट। इसी में एक जैसे है कि मान लो राज्यसभा का आर्टिकल होता है 80, तो इसमें 89 ऐड कर दो तो 169 वो हो जाएगा। राज्यसभा के इक्विवेलेंट कौन होता है स्टेट में, विधान परिषद, ठीक है। अब कुछ जनरल क्वेश्चंस पे आते हैं। किडनी स्टोन में पूछता है क्वेश्चन की किडनी स्टोन में कौन सा केमिकल फॉर्मूला आता है, केमिकल कंपाउंड, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला क्वेश्चन है आई डोनेशन जब करते हैं तो कौन सा पार्ट यूज होता है, तो कॉर्निया। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनको हल्के में लेने वाला नहीं है। हर दूसरे क्वेश्चन
दूसरे एग्जाम में दिख ही जाते हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स जो है इसका वैक्सीन किसने निकाली थी, और वो उसी को फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहते हैं। ये दोनों एडवर्ड जेनर है, दोनों का आंसर, मतलब वैक्सीनेशन के फादर भी एडवर्ड जेनर और स्मॉल पॉक्स के भी वो फादर, मतलब खोज जिसने की वैक्सीन की। तो देखो एडवर्ड जेनर जब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खोजी तो इसमें कुछ काऊ के पार्ट का यूज किया, इसीलिए इसका नाम पहले वकाऊ था, फिर लैटिन में कन्वर्ट होते होते वैक्सीनेशन बोल दिया गया, ठीक है। वकाऊ था पहले, काऊ की वजह से। अब देखो स्मॉल पॉक्स का नाम आया, तो स्मॉल पॉक्स एक वायरस है, इसी तरह पोलियो भी एक वायरस है, ये दोनों वायरस हैं। अब एक क्वेश्चन इसी तरह बहुत आता है कि बताओ ये कौन सी बीमारी से होता है, ये कौन सी बीमारी से होता है, बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है। जैसे एक ट्रिक है इसकी कि टी से ज़्यादातर होते हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं, जैसे टीबी, टेटनस, टाइफाइड, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं एक दो, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इंडिया फ्री हो चुका है स्मॉल पॉक्स और पोलियो से शायद 2014 में हुआ है, ठीक है। फिर अब ये जब इस तरह के अब क्वेश्चन आने लगे हैं कि टारगेट जो ईयर आने लगे हैं ना, तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि टारगेट ईयर क्या है हमारा। तो जैसे मलेरिया का टारगेट ईयर पूछा जाता है और टीबी को रिमूव करने का टारगेट ईयर पूछा जाता है। तो देखो ऐसे याद रखो कि एम को पीछे से पढ़ो तो 3 लग रहा है, इधर से 3 लग रहा है, तो मैं ऐसे याद किया था कि 3 है तो 2030 में इसको हटाने का टारगेट है, और इससे 5 साल पहले 2025 में इसका टारगेट है टीबी का, ठीक है। अब इसी पे मलेरिया को हटाने के लिए एक स्कीम चली थी, मेरा स्कीम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको गूगल से देखना होगा, ठीक है। मलेरिया एलिमिनेशन, RA से मुझे इस समय नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है फर्स्ट पोलियो वैक्सीन, और एक आता है फर्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन। तो देखो पोलियो वैक्सीन नॉर्मल पूछा जाए तो इंजेक्शन वाली है जोनेस सॉल्क की, और जो ओरल पोलियो वैक्सीन है जो 2 बूंद जिंदगी की वो जो मिलती थी वो वाली है एल्बर्ट सैलिन की। तो वो डिपेंड करता है क्या पूछ रहा है, वैसे इन दोनों में से एक ही का नाम रहता है ऑप्शन में, जोनेस साल्क और एल्बर्ट सैलिन। फिर एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, एसिटिक एसिड का केमिकल नेम क्या है, तो विनेगर है, मैक्सिमम लोग को पता होगा ये। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इंसेक्ट बाइट करते हैं जब तो फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो कौन सा एसिड होता है, ये फॉर्मिक एसिड है। और एक क्वेश्चन इसी से ये भी आता है कि जब इंसेक्ट लाइन बना के चलती हैं तो वो कौन सा एसिड रिलीज होता है, तो ये भी फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि बेकेलाइट क्वेश्चन देगा, बेकेलाइट इज मेड ऑफ फेनॉल एंड या फॉर्मेल्डिहाइड एंड, एक देगा एक नहीं देगा और 4 ऑप्शन देगा, तो फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड मिलके बनते हैं बेकेलाइट, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है जो बुलेट प्रूफ का ग्लास मटेरियल बनता है वो किससे बनता है, तो इसका आंसर है पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। एक छोटे छोटे क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले आते हैं कि जो अंकल चिप्स की मिलती है पैकेट, उसमें जो चिप्स के नाम पे हवा होती है गैस, वो कौन सी गैस होती है, ये नाइट्रोजन गैस होती है। फिर माचिस की तिल्ली में वो कौन सा पार्ट होता है रेड, तो फॉस्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राई आइस जो है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसी को कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। अब 2 चीज आती हैं जिसमें 3 पार्ट यूज होते हैं, आर्टिफिशियल रेन में 3 चीज से मिलाओ तब आर्टिफिशियल कराई जाती है रेन, और इसी तरह गन पाउडर में भी 3 चीज होती है, ठीक है। तो दोनों एक साथ याद रखो तो याद रहता है कि दोनों में 3 चीजें। आर्टिफिशियल रेन में 3 कौन सी है, ये ऊपर वाली ड्राई आइस, सॉलिड CO2 कह लो, फिर NaCl और सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड, NaCl, ठीक है। अब गन पाउडर में कौन सी 3, तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, इसी को सॉल्ट पीटर कहते हैं, ये एक एग्जाम में आ चुका है सॉल्ट पीटर किसको कहते हैं, ठीक है। चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, ये तीनों मिला के गन पाउडर। ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सारे डायरेक्ट पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा वो है जो एक्सप्लोसिव एज वेल एज फर्टिलाइजर भी दोनों में यूज होता है। तो देखो अभी लेबनान बेरूट में हुआ था
एक्सप्लोजन, तो इसी की वजह से हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट स्टोर हुई थी वहाँ, ठीक है, बहुत टाइम से। अमोनियम नाइट्रेट यूज्ड एज एक्सप्लोसिव एज वेल एज फर्टिलाइजर, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट यूज्ड एज एक्सप्लोसिव एज वेल एज फर्टिलाइजर। अब एक क्वेश्चन, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डेट पे। डेट बहुत पूछी जाती है, तो देखो ट्रिक है कुछ मुझे जो पता है। 22 वेब और मैम डे हैं, वाटर डे, अर्थ डे और बायोडाइवर्सिटी डे। तीन ये मैम क्या है, मार्च अप्रैल मई। 22 मार्च वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये तीन जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये वो वाले। जब आए थे वापस इंडिया में तो भारतीय प्रवासी दिवस NCR वाला, तो 9 जनवरी को आए थे वो 1915, तो 9 जनवरी को मानते हैं, उनको सबसे बड़ा प्रवासी मानते हैं, ठीक है। तो उनके नाम पे 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। 15 जनवरी आर्मी, ठीक है, 15 जनवरी आर्मी। फिर एक होता है कि रामसार वेटलैंड जो ईरान में सिटी है, तो रामसार साइट्स के लिए, तो ये रामसार 2 फरवरी 1971 में मीटिंग हुई थी, 2 फरवरी को रामसार डे मनाते हैं। फिर इसी तरह एक डे होता है लेबर डे, तो 1 मई को मनाते हैं लेबर डे। उसके 2 दिन बाद 3 मई को मनाते हैं आपका लेबर ये प्रेस फ्रीडम डे। फिर इन दोनों को मिला दो कितना हुआ, 3 और 1 31 मई को मनाते हैं नो टोबैको डे, ठीक है। ये मई वाले हो गए। फिर 4 फरवरी चीर फाड़ कैंसर, ठीक है। फिर 2 फरवरी हो गया, 4 फरवरी हो गया। अब 28 फरवरी 1930 को CV रमन जी ने ये स्कैटरिंग इफेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट, तो 28 फरवरी को मनाते हैं साइंस डे। तो इस तरह कनेक्ट करके याद रखो तो ज़्यादा अच्छे से याद आता है। देखो 3 मार्च को बनाते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। M से मार्च, M को उल्टा कर दो तो वाइल्ड लाइफ डे। 3VM जैसा लगता है, ऐसा याद मैंने कई बार देखा था इसीलिए याद रहता है, ठीक है। 25 अप्रैल, देखो अभी बताया था मैंने 2025 है टारगेट टीबी का, 2025 है मलेरिया, 2025 है टीबी का, 2030 है मलेरिया का, तो ठीक है। तो दोनों के साथ ये याद रखो 24 मार्च और 1 महीना 1 दिन बाद 25 अप्रैल। 24 मार्च टीबी, 25 अप्रैल मलेरिया, ठीक है। अब 25 अप्रैल मलेरिया, 22 अप्रैल को तो बता ही दिया है ये क्या होता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे, ठीक है। अब 26 नवंबर 28 फरवरी 1930 में CV रमन जी ने स्कैटरिंग इफेक्ट एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए 28 फरवरी को साइंस डे मनाते हैं, ठीक है। 3 मार्च है वाइल्ड लाइफ डे और हियरिंग डे। हियरिंग डे जैसे कान को ऐसे याद किया है, कान को 3 उल्टा, फिर राइट वाले कान को 3 सीधा, तो 3 मार्च हियरिंग डे। और वाइल्ड लाइफ डे M को उल्टा कर दो W, 3M को ऐसे पढ़ो उल्टे से तो 3 लग रहा है, तो वाइल्ड लाइफ। ऐसा याद करने के लिए तो कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि एलिमिनेशन वाला टारगेट टीबी का है 2025 और मलेरिया का है 2030, तो उसी के साथ ये भी याद रखो 24 मार्च टीबी, 1 महीना 1 दिन बाद 25 अप्रैल मलेरिया डे, ठीक है। अब 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था इस दिन, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। अब 2 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर और 15 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर हिंदी, पहले हिंदी सीख लिया, फिर अगले दिन इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, इस तरह याद रख सकते हो, ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट है 16, मैंने ऐसे याद किया था 16 सोफ, ठीक है। सूफ कैसे, 16 सितंबर ओजोन, 16 सितंबर 1987 में
मीटिंग हुई थी मॉन्ट्रियल की, तो इसीलिए 16 सितंबर ओजोन, ठीक है। ये भी याद हो जाएगा कि मॉन्ट्रियल ओजोन से रिलेटेड ग्रीन हाउस गैसेस जो भी है, ठीक है। वो तो आगे डिस्कस करेंगे जब एनवायरनमेंट के टॉपिक आएंगे। फिर तो 16 सितंबर ओजोन और 16 अक्टूबर फूड। और फूड से याद रखना, फूड से जो भी हेडक्वार्टर होते हैं ज़्यादातर रोम में होते हैं, जैसे FAO, ठीक है। और एक और फूड का हेडक्वार्टर है, उसका नाम मेरे से स्किप हो रहा है, मैं बाद में बता दूंगा, उसका भी हेडक्वार्टर रोम में ही है। ये सब सारे डे थे। और भी डे जो एक बहुत पूछा जाता है, 7 अप्रैल, ये है WHO, ठीक है। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, 24 अक्टूबर UN, ये तो बहुत पूछे जाते हैं। 7 अप्रैल WHO, 24 अक्टूबर UN, ठीक है। अब आते हैं वापस जनरल क्वेश्चन पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो ये था, कहाँ तक डिस्कस हुआ था, ये एलिमिनेशन तक हुआ था, पोलियो हो गया था, फिर एसिटिक एसिड ये हो गया था, ड्राई आइस हो गया था, अच्छा डे, हाँ ठीक है। फिर ईयर, देखो ईयर से भी लिंक होके आना चाहिए। अब जैसे मुझे 1961 दिखा, तो मुझे जो कुछ भी इससे रिलेटेड याद है सब कुछ याद आ जाना चाहिए, ठीक है, एक साथ। क्या क्या याद आता है? 1961 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अब उसका नाम ये है, पहले कुछ और था, ये फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। और क्या हुआ था 61 में? अर्जुन अवार्ड की स्थापना हुई थी, देना चालू हुआ था। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इसका हेडक्वार्टर लंदन है, वो हुआ था, ठीक। फिर 1954 एक ईयर है जिससे मुझे बहुत कुछ याद होना चाहिए। दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है, दोनों बी से शुरू है, क्या? बार्क और भारत रत्न, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, देखो किसी भी हेडक्वार्टर, क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका कहाँ है। देखो जिसके भी आखिरी में ओ लगा हो, वो मैक्सिमम हेडक्वार्टर जेनेवा में होते हैं, 90% हेडक्वार्टर वो जेनेवा में होते हैं, और बाकी भी जेनेवा में होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वाले 90 to 95% जेनेवा में होते हैं। मतलब आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन अगर लगा है तो जेनेवा मार सकते हो। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे IMO, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ठीक है। आ रहा है आखिरी में ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है लंदन, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो जेनेवा में, देखो एग्जांपल के साथ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे ओ से हैं और जेनेवा में है। अब देखो क्या होता है, UN वाले ज़्यादातर न्यूयॉर्क में है, जैसे यूनिसेफ, ठीक है, ये चाइल्ड वाला जो होता है, ठीक है। फिर UNDP डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम, UNSC सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, UNPF पॉपुलेशन वाला, पी से पॉपुलेशन है या पेंशन है, ये मुझे कंफ्यूजन है, आप कंफर्म करके मैं आगे भी बता दूंगा, अगर कोई देख सकता है तो देख के कमेंट में बता दे, ठीक है। फिर अब देखो UN वाले ज़्यादातर न्यूयॉर्क में है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, क्या है? यूनेस्को पेरिस में है, ठीक है, यूनेस्को पेरिस में है। और क्या, एक दो और एक्सेप्शन है कि 3 UN वाले जेनेवा में, यही 3 है बस जो जेनेवा में है, ठीक है। 3 में 2 तो एक ही जैसे हैं, UNHRC, UNHCR ह्यूमन राइट्स, और ये ह्यूमन राइट्स और ये रिफ्यूजी वाला एक है, ठीक है। और एक है अंकटाड, जिसकी अभी डायरेक्टर रेबेका ग्रीनस्पैन है, ठीक है। ये 3 UN के हैं, होने चाहिए न्यूयॉर्क, लेकिन हैं जेनेवा में, ठीक है। इससे बहुत क्लियर हो जाएगा 90% क्वेश्चन इन्हीं, ये जो मैंने अभी बताया 3-4 मिनट में, यही इसी से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल में कौन सा आयन होता है? मैग्नीशियम आयन होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी का
लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो ये स्किन है। और ग्लैंड पूछे अगर तो लीवर है। लेकिन अगर एंडोक्राइन फोकस करके वो बोल रहा है कि बताओ एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो थायराइड है। क्यों, लीवर क्यों नहीं है? लीवर इसलिए नहीं है क्योंकि लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर क्यों एक्सोक्राइन ग्लैंड है? क्योंकि एक्सो का मतलब होता है कुछ बाहर करना। जैसे लैक्रिमल एक ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड हमारी बॉडी में होता है। तो इसमें आप ये देख रहे होंगे यहाँ क्राई आ रहा है, तो जब आंसू निकलते हैं ये वो वाले ग्लैंड है। तो आंसू निकलते हैं किसी ट्यूब के थ्रू या किसी ट्यूब के थ्रू निकलते होंगे ना, तो निकल रहे हैं मतलब एक्सो, मतलब बाहर आ रहे हैं, तो एक्सोक्राइन। तो लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे है? लीवर एक जूस सिक्रीट करती है, बाइल जूस। ये भी क्वेश्चन बहुत आया है, ठीक है। तो बाइल जूस को निकाल के गॉल ब्लैडर में भेजती है, तो निकाल रही है ना, तो इसका मतलब लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इसीलिए ग्लैंडों में तो सबसे बड़ी है, लेकिन अगर फोकस करके कहते हैं एंडोक्राइन बताओ तो थायराइड है। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे स्किन डार्क है, अगर किसी की स्किन डार्क है तो उसके अंदर कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर मेलानिन। जितना ज़्यादा ये पिगमेंट होगा उतना ही ज़्यादा डार्क स्किन होगी, जितना कम होगा उतनी फेयर होगी, ठीक है। अब आते हैं कुछ जो प्रोजेक्ट चलाए गए थे, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, स्नो लेपर्ड, क्रोकोडाइल। तो ये ईयर इसके डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। अब कैसे याद रखें, तो मैंने तो ऐसे याद रखा था, जैसे स्नो है, स्नो 2009, नो स्नो, ठीक है, तो 2009। फिर मगरमच्छ 75, ऐसे बार बार पढ़ते रहा नोट्स तो याद होता गया। मगरमच्छ 75, 73 टाइगर, थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है, 73 टाइगर। और एलिफेंटी 92, ठीक है। इस तरह मैंने याद कर लिया था। ये हो सकता है आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगे, लेकिन बार बार नोट्स को रिवाइज करते रहो तो याद हो जाता है। फिर आता है एक क्वेश्चन, तवांग मोनेस्ट्री कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे सिक्किम को याद रखो, सिक्किम को 1 नंबर बहुत पसंद है। कैसे? ये 1 बहुत चीजों में है, किसमें किसमें है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे पहला, क्लीनेस्ट स्टेट में, सबसे कम पॉपुलेशन में, और एक दो चीज में है। तो ये सिक्किम बहुत चीजों में फर्स्ट पे है, ठीक है। अब गोवा और सिक्किम एक चीज में आपस में मेल खाते हैं। कैसे? गोवा एरिया में सबसे कम है, सिक्किम पॉपुलेशन में सबसे कम है। गोवा पॉपुलेशन में सेकंड पे है, सिक्किम एरिया पे सेकंड में है। ये खाली मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेचुरल फ्रूट, अब क्वेश्चन आता है कि जो फ्रूट पकाते हैं, राइपन करते हैं, ये नेचुरल किससे होता है, तो इथिलीन से नेचुरल होता है। और आर्टिफिशियल तो किससे कराया जाता है, फ्रूट को पकाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड एक होता है, वो डाला जाता है। और जब उस फलों पे पानी डाला जाता है तो आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग में क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड मॉइस्चर से रिएक्ट करके एसिटिलीन बना देता है, और यही गैस एसिटिलीन गैस बना देता है। यही गैस यूज होती है वेल्डिंग में, ठीक है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सी गैस वेल्डिंग में यूज होती है, या आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग से एसिटिलीन का रिलेशन बना देगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये कैसे यूज होते हैं, तो ये फूड प्रिजर्वेटिव है दोनों, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब एक आता है कि बोन टू बोन कौन जोड़ता है, बोन टू मसल कौन जोड़ता है, तो एक है टेंडन, एक है लिगामेंट। तो सुनने में कौन बोन टू बोन लगता है, ये लगता है टेंडन बोन टू बोन, लेकिन उल्टा होता है। टेंडन बोन टू मसल है, लिगामेंट बोन टू बोन है, ठीक है। टेंडन बोन टू मसल, लिगामेंट बोन टू बोन। आते हैं आगे, एक क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको इसी तरह पढ़ना चाहिए, आपको उस तरह नहीं पढ़ना चाहिए कि और कोई एग्जाम आ रहा है टॉप 500 क्वेश्चंस देख लेते हैं,
इससे कंटेंट अब वो 500 क्वेश्चन का कंटेंट बहुत लिमिटेड है, उससे कुछ ही क्वेश्चन हो सकता है फंस जाएंगे, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन ही है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बाकी भी एरिया कवर हो जाता है, लिंक करके पढ़ो तो और याद भी रहता है। ठीक है, स्काई अपीयर्स ब्लू एक क्वेश्चन आता है, तो ये फेनोमेना कौन सा होता है, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ठीक है, बाकी फिजिक्स में आप पढ़ते ही हो कैसे होता है, ये बाकी स्कैटर कर जाते हैं, वो रह जाती है ब्लू। ठीक है, यही सब है, वो डिटेल में तो बाकी आगे देखेंगे जब साइंस का कुछ पढ़ेंगे। एक कौन सी मछली है जो मॉस्किटो को खाती है, तो गम्बूशिया एक फिश है जो मॉस्किटो लार्वा को खाती है। अब प्रोटीन पे एक बहुत क्वेश्चन आता है कि बताओ सिल्क का प्रोटीन कौन है, मिल्क का कौन है, एग का कौन है, हेयर, नेल, वुल, इन तीनों का एक ही है, वो कौन है, तो सिल्क का फाइब्रोइन, मिल्क का कैसीन, एग का एल्बुमिन, हेयर, नेल, वुल तीनों का एक ही है, अल्फा केराटिन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट या हैवीएस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन सी है, कोई भी इन दोनों में से कोई भी जा सकता है, लॉन्गेस्ट भी या हैवीएस्ट भी, तो दोनों का आंसर है फीमर है, फीमर बोन है। ये कौन सी बोन होती है, कहाँ होती है, तो ये थाई बोन है। ठीक है, थाई बोन है। अब एक क्वेश्चन आता है जो एक सींग का गेंडा होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो ये तीनों आसाम के नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो पीओके में पाई जाती हैं एक सींग की गेंडे। ठीक है, पोपीतोरा, ओरांग और काजीरंगा, पोपीतोरा, ओरांग, काजीरंगा। काजीरंगा तो इसमें अभी वो भी हुआ था कि जो एक सींग के गेंडे होते हैं, इनकी सींग के तस्करी होती है चाइना की तरफ में, तो लोग तस्करी ना करे तो यहाँ सैटेलाइट सिस्टम भी लगा था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ सैटेलाइट सिस्टम लगा था। ठीक है, अब आते हैं ईयर पे, तो ईयर पे जो क्वेश्चन आते हैं वो देखो क्या आते हैं। एक क्वेश्चन, 3 पार्ट होते हैं ईयर के, इनर, मिडिल, आउटर। क्वेश्चन किससे क्या बनता है, देखो इनर से खाली यही क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पार्ट है ईयर का जो बैलेंसिंग के लिए है, लेकिन इससे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं देखा गया है। ठीक है, इनर बैलेंसिंग के लिए। आउटर में क्या है, आउटर में जो पिन्ना होता है, जो कान के एकदम आउटर वाला पार्ट है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन, इसमें सुनने में देखो साउंड आ रहा होगा वेस्ट, तो वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा ऑर्गन है जो हटा भी देना है बॉडी से तो कोई बॉडी पे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे नेल्स हो गए। ठीक है, तो और ये आउटर पिन्ना हो गया, तो पिन्ना का बस एक थोड़ा सा ये हो सकता है कि आवाज कहाँ से जा रही, आ रही है, जा तो सकती नहीं, आ ही रही है कान में आवाज, तो किस डायरेक्शन से आए वो डायरेक्शन प्रोवाइड करे, वो थोड़ा बहुत फीचर हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं। तो इसको वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है पिन्ना को। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ईयर से बनता है वो ये है कि जो मिडिल पार्ट में कौन कौन से हैं, इंकस, मैलियस, स्टेप्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ईयर के इनमें से कौन से पार्ट नहीं है, इंकस, मैलियस, स्टेप्स, और एक कोई ब्रेन का या कहीं का कुछ दे दिया। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो ईयर की स्टेप्स जो होती है ये स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की, स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो वर्ल्ड की ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो कहाँ है, तो कीबलम जाओ नेशनल पार्क जो है वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ओनली। ये कहाँ है, ये लोकटक लेक मणिपुर में है। लोकटक लेक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस साल एनटीपीसी में क्वेश्चन आया, फुमदीज एक वेजिटेशन वहाँ पे होता है, वो कहाँ का है। ठीक है, तो ये लोकटक लेक का है। एक और क्वेश्चन आता है कि डांसिंग डियर कहाँ पाई जाती है, तो वो भी लोकटक लेक में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड, ये क्वेश्चन तो 2018 में हर एग्जाम में पूछा जाता था कि वर्ल्ड का फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ है। अभी भी रिलेवेंट है ये, लेकिन उस समय तो हर एग्जाम में क्वेश्चन था ये।
ठीक है। एकेडमिक लोमोनोसोव है वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर जो रशिया में है, एकेडमिक लोमोनोसोव। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में दो पार्ट आते हैं जो बहुत क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं, एक है मॉडरेटर, एक है कंट्रोल रॉड्स। तो मॉडरेटर का काम क्या है कि जब न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट होता है, क्रिप्टॉन, बेरियम और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर बम्बार्डमेंट होता है तो चेन रिएक्शन बनती है, तो होती जाती है, तो उसको स्लो डाउन करने के लिए स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए होते हैं मॉडरेटर। अब जो इसमें क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल से आता है इनके। तो मॉडरेटर के एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट याद रखना, ये लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी एक होती है, इसमें क्वेश्चन भी कभी आ सकता है। ठीक है, मतलब लुब्रिकेटिंग मतलब लुब्रिकेशन आप अपने आप को दे सकता है, इसके पास ये पावर है। ठीक है, फिर एक दूसरा एग्जांपल है बेरिलियम ऑक्साइड। तीसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है हैवी वाटर, इसका केमिकल फॉर्मूला है D2O, हैवी वाटर, बेरिलियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट। ठीक है, अब आता है कंट्रोल रॉड्स। इसका क्या काम है, तो जो एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं कैडमियम रॉड्स। इनके दो एग्जांपल हैं, कैडमियम कंट्रोल रॉड्स होते हैं इसके लिए। एग्जांपल है कैडमियम एंड बोरॉन रॉड्स। ठीक है, दो एग्जांपल है इसके पास। अब देखो कुछ और से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जर्मन सिल्वर, ये आता है कि इसमें कौन कौन से होंगे। तो मैंने जब किया था तो और का कोई वीडियो मैंने ट्रिक देखा था, कुछ ट्रिक मैंने वहां से उठाई थी और कुछ मैंने बनाई थी। तो ये जर्मन सिल्वर आता है कि कौन कौन से, तो इसको पढ़ो जर्मन शेफर्ड जो कुत्ता होता है। तो जर्मन शेफर्ड का निकला कुत्ता जख्मी। ठीक है, निकल कॉपर जिंक, निकला कुत्ता जख्मी, जर्मन शेफर्ड का निकला कुत्ता जख्मी। अब दो एक बहुत कंफ्यूज करते हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज। तो कॉपर तो देखो दोनों में होगा, ब्रास हो या ब्रॉन्ज हो। अब एक कंफ्यूजन जो आता है वो जिंक आता है। तो देखो यहाँ पे Zn है लेकिन Zn यहाँ नहीं, यहाँ होगा उल्टा। ठीक है, कॉपर जिंक ब्रास में होगा और जो बचा Sn टिन इसको कहते हैं Sn, तो ये है ब्रॉन्ज में। ठीक है, Zn इसमें है, Sn इसमें। अगला और है गैलेना, किसका है, तो ये लेड का है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ऐसे याद किया था, ली यहाँ आता था, गैलेना लेड। ठीक है, ये बार बार एक बार देखो तो हो सकता है ना याद हो, लेकिन नोट्स इसके बना लो। बार बार देखता था मैं तो याद हो जाता था, और कई चीज नहीं याद होती तो मैं इसको वॉइस रिकॉर्ड करके सुनता था। ठीक है, अब देखो सीने बार किसका हो रहा है, तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर यूज होता है। ये क्वेश्चन इस बार एमटीपीसी में आया हुआ है। ठीक है, कौन सी किससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, एटमॉस्फेयर का क्या प्रेशर है वो किससे नापते हैं, तो बैरोमीटर। तो बार आ रहा है तो उस बैरोमीटर में मरकरी का इस्तेमाल होता है, तो सीने बार का और इसका और है मरकरी का। अगला और है कैसिटराइट, कैसिटिन, टिन ऐसे मैंने याद किया था टिन, तो टिन का और है कैसिटराइट। पिच ब्लेंडे, यूरेनियम, मोनाजाइट, थोरियम, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट है। फिर आयरन के तीन होते हैं जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। इसके फॉर्मूले अगर भूले जाए तो हेमेटाइट का होता है Fe2O3, इसमें एक और हो जाता है O आयरन, तो Fe3O4 मैग्नेटाइट। ठीक है, ये तीनों आयरन के और हैं। फिर पूछा जाता है कि जो कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, मेटल लिक्विड रूम टेम्परेचर पे। तो ऐसे कोई जल्दी मेटल होता नहीं जो लिक्विड हो। ठीक है, लेकिन मरकरी हमारा ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। अगला क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम का कौन सा और है, तो वो है डोलोमाइट। ये सब जीएस के क्वेश्चन हैं, ये कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देंगे, इसके आपको नोट्स बना के आपको पढ़ना चाहिए इसको बार बार। ठीक है, तो इसमें कम एफर्ट में बहुत कंटेंट कवर हो जा रहा है, और ये सब वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में दिखते हैं। मैग्नीशियम डोलोमाइट कंपाउंड विथ, अच्छा ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर
मरकरी के साथ कुछ भी कंपाउंड बनता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको एमेलगम कहते हैं, ठीक है, एमेलगम। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन है जो नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में। फिर आता है यूरेनियम। देखो यूरेनियम कजाकिस्तान में इसका सबसे ज़्यादा वो है प्रोडक्शन। अब कजाकिस्तान को देखते ही मेरे दिमाग में कुछ आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए। देखो कजाकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है, जबकि वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री पूछा जाए तो कजाकिस्तान है। इसी तरह एक साउंड करता है किर्गिस्तान। इसको देख के एक चीज़ याद रखनी चाहिए, लैंड ऑफ 40 ट्राइब्स किसको कहते हैं, तो किर्गिस्तान को, ठीक है। फिर लैंड ऑफ राइजिंग सन या निप्पॉन इसी कहा जाता है, तो सबसे ईस्ट में रहता है, तो जापान को कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसी तरह लैंड ऑफ मिडनाइट सन तो नॉर्वे कहते हैं, जहाँ ये सब फिनोमेना होते हैं कि दिन भर सन दिखते हैं, रात को भी, मतलब ऑरोरा बोरियोलिस फिनोमेना, ये सब, ठीक है। फिर कजाकिस्तान को देख के एक चीज और याद आनी चाहिए कि पहले इसका कैपिटल अस्ताना था, पहले इसका कैपिटल अस्ताना था। फिर वहाँ के एक रूलर थे नूर सुल्तान, तो उनके नाम पे अभी इसका कैपिटल हो गया है नूर सुल्तान। अब एक क्वेश्चन आता है कि डायनेमो क्या करता है, तो जो रोटेशन होता है, मैकेनिकल रोटेशन होता है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक पावर में, ठीक है। फिर एक दो क्वेश्चन आते हैं, इन्वर्टर किससे टू किससे कन्वर्ट करता है और रेक्टिफायर किससे टू किससे करता है। तो देखो याद मैंने ऐसे किया था, रेक्ट करेक्ट, रेक्ट से याद कर लिया करेक्ट, और करेक्ट ऑर्डर क्या है, ए से डी जाना, तो एसी से डीसी करेक्ट रेक्टिफायर, और इन्वर्टर इसका उल्टा। अब आता है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटैश। तो देखो पोटैश तो पोटेशियम आ गया, तो सोडा वाला बचा, तो सोडियम आएगा, तो सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड NaOH है कॉस्टिक सोडा, ठीक। अब दो क्वेश्चन जो बहुत आते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं कि Na2CO3 किस में है, NaHCO3 किस में है। तो देखो आज से कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा किस में HCO3 है। तो देखो B से बेकिंग सोडा, हाँ B से बेकिंग सोडा होता है, और B से बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बाई मतलब क्या होता है, H, तो NaHCO3 आएगा इसमें बेकिंग सोडा में। B से बाई, ये अरे यार ये बार बार ऊपर नहीं चला जा रहा है, हाँ B से बाई, ठीक है, और B से बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा बाई मतलब H होता है, ठीक है, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3। लाइम स्टोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, CaCO3, ये सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है लाइम स्टोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो इनो होते हैं तो एंट एसिड की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, सॉल्ट यूज्ड एज एंट एसिड, इसका फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस। इसी तरह होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। स्लेव्ड लाइम, तो लाइम वाले तो ज़्यादातर कैल्शियम से ही होते हैं, जैसे क्विक लाइम होता है CaO, क्विक लाइम। स्लेट लाइम CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा ये। अब स्टेनलेस स्टील में क्या आता है, तो देखो स्टील कोई भी हो, कार्बन तो उसमें रहेगा, तो वो कार्बन जितना % रहता है उससे डिसाइड होता है कौन सा स्टील है। तो इसके अलावा जो क्या क्या है इसमें, स्टेनलेस स्टील निकर्मो, निकल क्रोमियम मोलिब्डेनम, स्टेनलेस स्टील निकर्मो, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, जिप्सम POP। तो देखो मैंने जब बहुत पहले इसको याद किया था, तो जिप्सम है, तो जीप अगर कोई चुरा के ले जाएगा मेरी, मैं केस कर दूंगा, तो केस 9th में ऐसे याद किया था, तब से याद है, ठीक है। जीप में ले जाएगा तो केस कर देंगे, तो KSO4 CaSO4.2H2O, और POP में 2 की बजाय आधा बचेगा, बहुत पानी उड़ जाएगा, गर्म होगा तो उड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो पोटेश एलम आया, तो पोटेश एलम में
आपको इतना लंबा फॉर्मूला याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ जो वहाँ घुमाता है वो सबसे ज़्यादा घुमाता है कि जो वाटर यूज होता है इसमें वो कितना बाल्टी यूज होगा, मतलब बाल्टी मतलब ऐसे याद रखने के लिए बोल रहे हैं। तो 24 देखो एलम है ना, फिटकरी है तो उसमें पानी तो बहुत लगता है, तो 24 बाल्टी पानी लगेगा, वही होगा पोटेशियम। बाकी फॉर्मूला आप याद कर सकते हो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, लेकिन वो फंसाएगा यहीं पे, ठीक है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि एक्वा रीजिया जो होता है जिससे ज्वेलरी प्रोडक्ट्स क्लीन किए जाते हैं, तो उसमें कितना पोर्शन, कितना किसका रेशियो होता है, तो HCl और HNO3 दोनों का रेशियो होता है। यही रेशियो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो HNO3 आ रहा है तो 3 वाला 3 नहीं होगा, मतलब तो उस हिसाब से 1:3 होना चाहिए, 3 वाला बाद में, तो ये 1:3 होना चाहिए, लेकिन यह उल्टा होता है, 3 वाला बाद में है तो यहाँ 3 वाला पहले, तो 3:1, ठीक है। तो HCl HNO3 3:1। अब कुछ जैसे अंटार्कटिका पे जा तो सकता नहीं, कोई रह तो सकता नहीं, तो सबने अपने वहाँ खोले हुए हैं रिसर्च सेंटर, रिसर्च स्टेशन, ठीक है। तो अंटार्कटिका लार्समैन हिल्स में है, वहाँ क्या क्या है अपने 3 जो है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये 3 अपने वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री तो अब डिकमीशन भी हो गया है। दक्षिण गंगोत्री 1984 में लॉन्च हुआ था, मैत्री 1989 में हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा अंटार्कटिका पे रिसर्च स्टेशन है जो डिकमीशन हो गया, तो दक्षिण गंगोत्री। अब आर्कटिक स्वालबार्ड नॉर्वे में है, वहाँ पे कितने हैं, वहाँ पे 2 हैं, हिमाद्री और इंडार्क, ठीक है। हिमाद्री और इंडार्क आर्कटिक पे हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती ये अंटार्कटिका पे है। अब एक क्वेश्चन आता है कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहते हैं, तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट वहाँ इतने ज़्यादा भूटान में ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, बादल जाते हैं जो एकदम कड़कड़ाती हुआ टकराते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं थंडर बोल्ट, ठीक है। कार्बन नेगेटिव कंट्री है ये, बहुत पीसफुल कंट्री है, ठीक है। अब माइनॉरिटीज पे आए तो सबसे लास्ट में माइनॉरिटी है जैन, ठीक है। जैन सबसे कम है इंडिया में, ठीक है, रिलीजन में। फिर एक आता है पारसीज को क्या कहते हैं, जैसे क्वेश्चन आ सकता है ज़ोरोस्ट्रियंस किसको कहते हैं, पारसीज को, ठीक है। अब देखो 3 तरह की बॉडी होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होती है स्टैट्यूटरी, जो जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो आर्टिकल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जिसके लिए जो कोई एक्ट के थ्रू आया हो वो स्टैट्यूटरी बॉडी। जो ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो ना एक्ट के थ्रू आया वो होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। एक्स्ट्रा मतलब नहीं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि ऐसी कौन सी बॉडीज हैं जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना किसी एक्ट के थ्रू आई है। तो 2 जो सबसे बड़ी बॉडी हैं वो है नीति आयोग और जिसको प्लानिंग कमीशन कहते थे पहले, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो गवर्निंग काउंसिल भी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे पूछा जाए फाइनेंस कमीशन कौन सी बॉडी है, तो देखो इसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 280 में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो गई। इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है क्योंकि इसके बारे में 324 आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही दोनों पूछे जाते हैं, नीति आयोग और ऐसी कौन सी बॉडी है जो दोनों में नहीं है, ना एक्ट के थ्रू ना कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो नेशनल कमीशन फॉर SC ST OBC सब कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन जो माइनॉरिटीज कमीशन है जिसके अभी हेड है इकबाल सिंह लालपुरा, ये एक एक्ट के थ्रू आई थी, ठीक है, एक्ट के थ्रू आई थी, इसीलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी। अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338B में है, इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ये किससे आई थी, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा देखो एक होता है एक्ट, एक होता है बिल। तो
एक्ट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्शन ACTION एक्ट कर सकते हैं इस पे। तो जब बिल पास हो जाता है तो उसको एक्ट बोलते हैं। तो जैसे ये NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आया था एज अ बिल 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लेकिन बना 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब कुछ गैप ये क्यों दिख रहा है 123 से 102, क्योंकि कुछ बिल आए होंगे वो कहीं ना कहीं रुक गए, पास नहीं हो पाए। ठीक है, इसी वजह से ये बिल है और पास हो गए तो एक्ट है, जो नहीं पास हुए वो बिल के बिल रह गए। अब अमेंडमेंट की बात आई है तो पहले शेड्यूल बता देते हैं सारे। देखो पहले 8 शेड्यूल थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अब 12 हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पहले कितने थे 8, अब कितने हैं 12। तो ये क्वेश्चन याद रखना, 10 ना तो पहले थे ना अब हैं। एक बहुत लोग गलती कर देते हैं देखते ही कि कितने थे, तो 10 तो है ही थे ही नहीं कभी, पहले 8 थे अब 12 हैं। ठीक है, अब शेड्यूल को बताते हैं। देखो 12 शेड्यूल एक ही लाइन में डिस्कस हो जाएंगे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम क्या है? टेरिटरीज, ई से एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है, पहले मैं बोल देता हूँ, टेरिटरीज, एमोल्यूमेंट्स, एफर्मेशंस, राज्यसभा, शेड्यूल्ड एरिया, अदर शेड्यूल्ड एरिया, फेडरल, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड, डिफेक्शन, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज। अब थोड़ा डिटेल में, टेरिटरीज मतलब बाउंड्री, एमोल्यूमेंट मतलब सैलरी, एफर्मेशन या ओथ, आर से राज्यसभा में किस स्टेट से कितने लोग जाएंगे राज्यसभा में, ये सब लिखा होगा 4th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज, 6th में अदर शेड्यूल्ड एरियाज, F में फेडरल, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट होती है कि इस जो यूनियन लिस्ट में लिखा है इसमें पार्लियामेंट कानून बनाएगी, संविधान कानून बनाएगी पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाएगी, कॉन्करेंट में दोनों के पास पावर है। और फिर ठीक है, फिर ओ से ऑफिशियल। अब लैंग्वेज, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि लोगों को लगता है यार 9th में L लिखा है तो लैंग्वेज, ये 8th होता है लैंग्वेज। ये क्वेश्चन इस बार NTPC में आया था, CBT 2 में, लेवल 3 में शायद आया था। ठीक है, तो लैंग्वेज O है ना कि L। ऑफिशियल लैंग्वेज 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज 12 है। फिर L से लैंड, D से डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब एंटी डिफेक्शन वाला होता है जो पार्टी से एक दूसरी पार्टी में आया राम गया राम होता रहता है। ठीक है, फिर P से पंचायत, M से म्यूनसिपैलिटी। अब देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जो जो वर्ड मैंने बोले ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो O से 6th शेड्यूल में अदर शेड्यूल्ड एरिया था, उसमें कौन कौन आता है? मे, मी, अस्त्री, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मे, मी, अस्त्री। ठीक है, अब कुछ अमेंडमेंट जो बहुत पॉपुलर हैं, अब वैसे तो अमेंडमेंट अच्छे से बताऊंगा लेकिन जो अभी 100 के बाद वाले बता देते हैं। देखो 101 है GST। ठीक है, 102 तो बता ही दिया, NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 103 EWS। ठीक है, EWS बाद में आया तो इससे याद रहेगा कि GST से तो बाद ही में आया। GST तो 1 जुलाई को आया था 2017। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, एक ये भी ट्रिक है कि 1 जुलाई को याद रखो GST, 1 जुलाई को GST होता है और PCS बनना है तो GD निकालना पड़ेगा। मतलब P से 1 जुलाई को क्या क्या 5 डे होते हैं? पोस्ट ऑफिस वर्कर्स डे, C से चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, S से SBI, G से GST, D से डॉक्टर। ठीक है, तो ये 5 दिन होते हैं। 103 EWS। क्लासिकल, देखो अब लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज 6 हैं अपने पास, लेकिन क्लासिकल डांस 8 है। ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया के पास कितने क्लासिकल लैंग्वेज है या कितने क्लासिकल डांस है? तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। कौन कौन से हैं? TMKOC नहीं, TMKOST। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से याद रखा था मैंने, TMKOST, C हटा दो। ठीक है, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत,
तेलुगु, ठीक है। ये 6 लैंग्वेज हैं। क्लासिकल डांस भी हैं, 8 हैं, वो मैं आगे बताऊंगा ट्रिक के साथ, जो होते हैं भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, जो भी है, ठीक है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये कहाँ लिखा है? 343 में लिखा है। अच्छा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, भारत का संविधान है, भारतीय संविधान नहीं है, ये लिखा है 393 में, ठीक है। हाँ, तो इस पे आ रहे थे। हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एसोसिएटिव लैंग्वेज है, एसोसिएटिव लैंग्वेज है, ठीक है। ये कहाँ लिखा है? ये आर्टिकल 343 में लिखा है। अब देखो 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं। एक अवार्ड दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। तो वो कौन कौन सी 24 लैंग्वेज है? वो ये 8 शेड्यूल वाली हमारी 22 लैंग्वेज तो है ही हैं, लेकिन 2 और कौन सी है? तो इंग्लिश इन 22 में नहीं है, प्लस राजस्थानी भी नहीं है। तो ये इंग्लिश और राजस्थानी प्लस 22 लैंग्वेज जोड़ दो तो साहित्य अकेडमी इन 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, ठीक है। अब देखो एक आता है कि जब लैंग्वेज जोड़ी गई तो 92nd अमेंडमेंट 2003 के आसपास हुआ, उसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि डोगरी कहाँ की है, बोडो कहाँ की है। तो देखो एक ट्रिक के साथ खत्म कर देते हैं अभी, ठीक है। जे ए बी बी, तो ये जो लेफ्ट में लिखे हैं ये स्टेट के नाम है, और जो राइट में लिखे हैं ये लैंग्वेज के नाम है। तो राइट में लिखे हैं डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। ये इससे बहुत क्वेश्चन उठ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी लैंग्वेज 92nd अमेंडमेंट में हुई। तो DBMS डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। अब जो क्वेश्चन मेन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि बताओ मैथिली कहाँ की है, ये सब। तो देखो जब DBMS जो हिंदी वाला जब होता है, तो जे से कौन सा स्टेट है, झारखंड है या जम्मू है? कैसे याद रहेगा जम्मू है? तो देखो इसके बाद ए है तो जम्मू, जम्मू में डोगरी। ए से असम, असम में क्या? बोडो। जैसे बोला जाता है हेमंत बिश्व शर्मा बोडो जनजाति में बहुत प्रभाव है उनका, ठीक है। फिर एक है मैथिली, एक है संथाली। तो बिहार एक है बी बिहार, एक है बी बंगाल। तो कंफ्यूजन अगर होता है तो देखो ऐसे याद रखो, मैंने तो ऐसे याद रखा था। मैथिली ठाकुर एक बिहार की सिंगर है, तो बिहार हो गया मैथिली और बंगाल हो गया संथाली। अब एक डे बहुत पूछा जाता है, जैसे 16 सितंबर मैंने बताया था कि ये वाला डे होता है आपका तो 16 सितंबर तो ओजोन हो गया, 16 अक्टूबर हो गया फूड। तो 16 सितंबर को ओजोन होता है, उसके 2 दिन बाद एक डे होता है, ठीक है, +2। और तो कितना हो गया? 18 सितंबर को एक डे होता है, ये कौन सा होता है? बैम्बू, ठीक है, बैम्बू डे होता है 18 सितंबर को। कैसे याद रखा था? मैंने ऐसे याद रखा था कि इसमें जोड़ते जाओ। देखो B2 पे, A1 पे 3, M13 पे आता है अल्फाबेट में, 13 3 16 2 18। तो 18 सितंबर ऐसे बन गया था, तो याद तब से तो और याद रहता है, ठीक है। फिर इसके 4 दिन बाद एक और डे होता है 22 सितंबर। ये कौन सा डे होता है? तो ये राइनो डे होता है, ठीक है, इस तरह याद रखता है। फिर 21 जून को म्यूजिक डे होता है, म्यूजिक योगा डे होता है, म्यूजिक लगा के योगा करना चाहिए। तो इससे याद रहता है कि 21 जून को म्यूजिक डे भी है और योगा डे तो पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि म्यूजिक डे कहाँ होता है, कब होता है। फिर एक क्वेश्चन देखो, बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में वैसे तो 18 है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि यूनेस्को की लिस्ट में क्या है, कितने? यूनेस्को की लिस्ट में 12 है, इंडिया 18 में से। यूनेस्को से क्या हो जाता है? कुछ खर्चा पानी, कुछ नहीं, मतलब अच्छा खासा खर्चा पानी यूनेस्को करता है, ठीक है। अब कौन कौन से हैं देखो, अभी यही खत्म हो जाएगा। 4NGS पास KP, 4N मतलब 4N का मतलब NNNN, ठीक है। 4NGS पास KP, यही 12 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो अब अगर मैं सबका बताऊं तो
नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, फिर निकोबार, फिर गल्फ ऑफ मन्नार, सिमलीपाल, ओरेंजियस पास, पंचमरही, अगस्ता मलाई, अचानकमर जो अमरकंटक वाला एरिया है एमपी में, अचानकमर, सुंदरबंस, ओरेंजियस पास, केपी, कंचनजंगा और केपी पन्ना। और देखो कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछता है। 12 हो गए। पहला कौन सा था? तो नीलगिरी पहला था, 1986 में आया था, लेकिन यूनेस्को की लिस्ट में 2000 में जुड़ा था। ठीक है, ये सारे ऑर्डर से नहीं है, लेकिन पहला ऑर्डर से है नीलगिरी और ये दोनों भी ऑर्डर से है, कंचनजंगा, पन्ना। तो ये पूछता है सबसे रिसेंट कौन है, तो पन्ना। अब जो क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा कि इनका स्टेट बताओ, ये कौन से स्टेट्स हैं, सीधे एक बार पे रिजल्ट दे देगा। तो पूछेगा ये किस स्टेट से, ये किस स्टेट से। ठीक है, तो वन बाय वन मैं इसके स्टेट बता देता हूँ। देखो नीलगिरी है KKT, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स भी पूछा जाता है कहाँ है नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, नोकरेक, मेघालय। अब मेघालय में से मुझे क्या याद आता है, गारो खासी जयंतिया हिल्स है वहाँ, गारो खासी जयंतिया। अब खासी हिल्स में चेरापूंजी और मौसिनराम, कोल्डेस्ट रेनियस्ट प्लेस मौसिनराम होता है। ठीक है, मौसिनराम है वर्ल्ड रेनियस्ट प्लेस। फिर निकोबार, तो निकोबार में ये अंडमान निकोबार वाला, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, सिमलीपाल उड़ीसा। ठीक है, फिर आता है पंचमढ़ी, तो ये एमपी में है, सनसेट पॉइंट है ये। अगस्ता मलाई केरल, अचानकमर ये अमरकंटक है, अमरकंटक एमपी। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल। कंचनजंगा ये इधर वाला पार्ट है, सिक्किम वाला। जैसे मैंने याद किया था कि कंचे जब छोटे थे तो खेलते थे, तो सिक्कों के लिए खेलते थे, ऐसे याद करने के लिए कर लिया। ठीक है, फिर पन्ना एमपी, तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये एक ही साथ मैंने कवर करा दिए जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की लिस्ट में इंडिया के। अब कुछ एक क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, ये सब। तो देखो फंडामेंटल ड्यूटीज FD लिख दिया मैं, इसको कहाँ से लिया गया। तो मैंने ऐसे याद किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज दोस्ती सबसे अच्छी हमारी रशिया से है। ठीक है, अगला जर्मनी में हिटलर ने बहुत बेकार माहौल किया था, तो वहाँ से बहुत बेकार माहौल कब हुआ था, अपने यहाँ इमरजेंसी में। बाकी इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जर्मनी में भी ERM आता है और इसमें भी ERM, लेकिन ये वाली स्टोरी से ज़्यादा अच्छे से याद रख सकता है। ठीक है, इमरजेंसी की प्रोविजन। अब एक क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स, तो ये तो USA से लिए गए, प्रीएम्बल भी USA से लिया गया है। एक आता है कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है। तो देखो आयरलैंड में आखिरी में D पे खत्म होता है, आयरलैंड DPSP, और यहाँ पे बीच में EL आ रहा है, तो इलेक्शन वाला भी आयरलैंड से लिया गया। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कॉन्करेंट लिस्ट जो बनी है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट वाला पार्ट है ये कहाँ से लिया गया। तो देखो ये कहीं से मैंने वीडियो देखा तो मुझे ट्रिक को याद है, इसमें बताया था ऑस्ट्रेलिया में T दिख रहा है, तो एक होती है फर्स्ट लिस्ट यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट। ये क्वेश्चन भी आता है कि बोल देगा एजुकेशन किस में है। ठीक है, तो जैसे
ऑस्ट्रेलिया, तो थर्ड लिस्ट लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से याद करने के लिए कर लिया था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है वो कहाँ से लिया गया है। जैसे फेडरल वाला पार्ट जो होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, स्टेट की लिस्ट अलग है, ये अलग है, स्टेट के पावर्स अलग है, यूनियन के अलग है, ये सब कहाँ से लिया गया। तो देखो ऐसे लगेगा, फेडरल वाला लिया गया फ्रांस से, एफ से फ्रांस, एफ से फेडरल, लेकिन याद रखना फेडरल की तरह ना याद रखना, इसको ऐसे याद रखना कि सेंट्रल अलग है, सेंट्रल और स्टेट अलग है, तो सी से सेंट्रल, सी से कनाडा। ठीक है, इस तरह बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हो गया, अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया। तो गांधी जी वहाँ से आए, वहाँ पे बहुत कुछ चेंज किया साउथ अफ्रीका में, तो अमेंडमेंट भी लिया गया साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो ये वीडियो मैं अब कुछ एंड ही करता हूँ, क्योंकि अब देखूँगा इसका रिस्पांस क्या है, देखते हैं कि कमेंट में आप बताइए अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए। मुझे पता चला मैं ऐसे ही बताता जा रहा हूँ और कंटेंट डिलीवर कर नहीं पा रहा हूँ, पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, या किसी चीज़ में कमी हो तो बताएं। और ये वीडियो सीरीज़ मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब से बताएं। धन्यवाद।